ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ गोल्डन लिमिटेड निकालना। ये सदी स्टार्ट में बनाइए स्टेटमेंट से शुरू करें सर। 2500 प्लस 2050 प्लस 1000 नहीं ऐड होना सर। 506 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है सर 1550 प्लस 1150 माइनस 506 क्या है? 18 ढूंढ दे क्या है? कौन सी एडजस्टमेंट है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट 3.15 ढूंढना। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ग्रॉस प्रॉफिट पे आ रहे थे, अदर इनकम में आ रहे 350 प्लस 180 माइनस 9 ढूंढने कौन सा? ये दो 9 ढूंढ लग रहा। फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट सॉरी अदर इनकम डेबिट और फाइनेंशियल चार्जेस क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल दे। ठीक है 810 प्लस 520 एडजस्टमेंट ढूंढ रहा। प्लस 20 कौन सा है? हाँ जी एक्सपेंसेस डेबिट 40 क्रेडिट हुआ है। एंट्री बोल रहे कौन सी? एक्सपेंस क्रेडिट और 30 प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है यहाँ पे तो सेल कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइनेंशियल चार्जेस ओके। अब शेयर ऑफ एसोसिएट कर रहे हैं 137 एक निकाल दिया था। डबल एंट्री जरा बता दें इसकी। इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट ये सिर्फ फॉर द ईयर है। फॉर द ईयर के प्रॉफिट का 35% शेयर है। किस जगह प्रेजेंट होता है ये? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले और मेरे ख्याल टैक्स इन्वॉल्व नहीं है शायद। ठीक है ये नेट प्रॉफिट तक का मसला सर उसके आगे इधर आ जाएगा। इस सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट का सामने रखना। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड एक हेडिंग थी हमारे इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन सरप्लस। उसका भी कॉन्सेप्ट सारा सेम है बस नई चीज क्या है वो जरा सुनते जाए। 60 ढूंढे किसका और सारी ढूंढना यार खुदा की प्लीज यार 60 क्या है कहाँ है 60? 60 क्या है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इस क्वेश्चन में केवल जीएल का 60 ऐसे आगे 20 भी एक है वो किसका है? तो एसोसिएट का जो सरप्लस है वो कंसोलिडेट नहीं होना 100%। उसका क्या होना है वो बताता हूँ। 35 ढूंढे कहाँ है? ये सर हमारी एंट्री है नहीं है ऐसे डेबिट सरप्लस क्रेडिट हमने भी किए। तो पेरेंट और सब्सिडरी का सरप्लस सिंपली प्लस हो गया वैसे ही जैसे अदरवाइज प्रॉफिट लॉस की फिगर्स प्लस हो गई। ठीक हो गया और इसमें 20 क्यों नहीं आ रहा? प्लस 20 क्यों नहीं आ रहा सर? वो कंसोलिडेट नहीं होता सर। लेकिन अब आ जाए नेक्स्ट लाइन पर क्या जो एसोसिएट का 20 है उसमें हमारा कुछ शेयर है सर?
तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ये वाली फिगर है 47.95, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा शेयर 35%। इसी तरह अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट में हमारा शेयर, सही है? क्या एंट्री बनेगी इसमें? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ ओसी, शेयर ऑफ सरप्लस, ओसी क्रेडिट। वो देखा था सफवी, मैंने कहा था उसमें है मेरे ख्याल, वो सिर्फ लेकिन बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन में जिस तरह प्रॉफिट फॉर द ईयर है उसी तरह अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का शेयर आ गया, तो एंट्री वही है। क्या एंट्री है? लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होगा? 7 अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक हो गया यहाँ पे? तो ठीक है सर, तो इन्वेस्टमेंट में ये एंट्रीज इसलिए लिख रहा हूँ, वो फिर आपने एक बी पार्ट भी इसका करना था। देन सर ये आ गई टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ द ग्रुप 933.39। ये फिगर ठीक है? मेरा देखिए कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं, मैं सॉल्व की जगह। सॉरी सर, मैं करता हूँ। 831.39 प्लस 95 प्लस 7, तो 933.39 क्या बन गई? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ द कंबाइंड ग्रुप का। बस यहाँ बात खत्म हो जाती है या कुछ और भी है? अब प्रॉफिट ने एट्रीब्यूट होना होता है। नहीं, प्रॉफिट ने जो एट्रीब्यूट होना वो भी उसी तरह से है जिससे आपको पहले पता है। पहले नेट प्रॉफिट ने एट्रीब्यूट होना है और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ने कैसे एट्रीब्यूट होना। तो आप जरा 831.39 पे वापस आ जाए। क्या इसका तरीका होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूट करने का? एनसी का शेयर कैलकुलेट करने से। एनसी का शेयर कैसे कैलकुलेट होता है? सब्सिडी का प्रॉफिट कैंडी कैलकुलेटर पकड़ो। एसएल का प्रॉफिट कैसे आएगा? 2050 माइनस 150 1150 माइनस 520 प्लस 180 माइनस 60। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? सब्सिडी का प्रॉफिट। अब अपनी जरा एंट्रीज ढूंढने जरा कल जो आपने की, एक नजर फाइनल करने से मैं बता देता हूं। रजिस्टर अपनी वो एंट्रीज ढूंढने जहां जहां एनसी को इफेक्ट आना, तरतीब से बता रहा हूं। 500 माइनस 30 प्लस 40 माइनस 40 वाई एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, माइनस 18 ढूंढना है, एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, इनटू 35%, 35% 70%, 30%। ठीक है, 500 मिल गया जी? कैसे? व्हाट इज 500? तो 30 क्या था अमोर्टाइजेशन, देन 18 माइनस एंड 40 प्लस। ठीक है, आंसर बताइए। 147.6। अगर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम बीच में इन्वॉल्व हो भी जाए तो आपने पहले नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसका तरीका वही है। क्या है? आप एनसी का शेयर निकाल लें। अब कैलकुलेटर पकड़ा, 831.39 माइनस 147.6, तो व्हाट इज 683.79? ऑनर्स ऑफ पेरेंट का शेयर आता है। अच्छा, इसके अंदर एक मिनट अपने आंसर में आइए, इसके साथ जरा ये जो फिगर यहाँ लिखी हुई इसको काट दो। ये असल में नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन नीचे भी जरूरत नहीं। आंसर में जरा करेक्शन कर लीजिएगा कि बाद में नजर पड़े तो इसकी वर्किंग नहीं है। 683.79 कैसे आया? कैसे? प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस शेयर ऑफ एनसी इज इक्वल टू द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ पेरेंट।
देन आ जाए फाइनल लास्ट स्टेप पे। ये वाला समझ आ गया ना, ये वाला जो बीच में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आई है, ये कैसे लिखी है? पेरेंट प्लस सब्सिडी एज इट इज इफ एनी, और अगर कोई एसोसिएट में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो वो बिल्कुल उसी तरह से जिसका प्रॉफिट का शेयर आता है, ठीक है, 20 into 35%। लास्ट स्टेप अब सर ये है कि आफ्टर ऑल दिस बहस फिर ये जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आई है 933.39, इसमें पेरेंट और एनसीई का शेयर है और सर जी है सर। तो इसका तरीका ये होता है, बड़े ध्यान से बस बात सुनिए, है बिल्कुल सिंपल सी चीज, कि अब इसने फाइनली, इस टोटल ने फाइनली एट्रीब्यूट होना, क्या इस टोटल में प्रॉफिट है? और सर जी है सर। तो वंस अगेन एनसीई कैलकुलेट करेंगे और पेरेंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कैसे? एनसीई को ये बताओ जो 147.86 है, ये कितने रुपयों में से एलोकेट हो चुका है? कितने रुपयों में से एलोकेट हो चुका है? 831.39 में से एलोकेट हो चुका है, ठीक है। इट मींस ये नेट प्रॉफिट का शेयर तो आ गया हुआ। अब एनसी को सिर्फ और किस में शेयर देना? सब्सिडरी की ओसीआई में। पेरेंट की, एसोसिएट की या सब्सिडरी की? तो सब्सिडरी की ओसीआई की फिगर ढूंढेगा था कहीं, 60 है, 20 है या 35 है? 35 सोचे क्या? 60 क्या है? पेरेंट का अपना है, 20 into 35% क्या है? ये भी पेरेंट का अपना है, एसोसिएट से पेरेंट का अपना है, इस दोनों में एनसी का शेयर नहीं है। एनसी का शेयर किस में होता है? सब्सिडी के प्रॉफिट्स में होता है। तो सब्सिडी के नेट प्रॉफिट में उसका 147.6 का शेयर कहां से आ गया? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल की वर्किंग से आ गया। आखिरी चीज क्या रह गई? इस 35 में एनसी को शेयर कैसे दें? 35 मल्टीप्लाइड बाय 30%, कैलकुलेट करें। What is 147.6? Share of NC in profit for the year, net profit for the year. And what is 35 into 30%? Share of NC in other comprehensive income. और अगर इन दोनों को प्लस करना है तो 158.1 is share of NC in the total comprehensive income of the group. So what is the way to calculate the NCA share in total comprehensive income? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो जो एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो उठा लेना आपने, और उसमें बस फर्दर एडजस्टमेंट क्या करनी है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो सब्सिडी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है उसमें एनसी को शेयर दे दें, और हमारे पास जो फिगर आ जाएगी फाइनली टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एनसी का शेयर आ जाएगा। और लास्ट स्टेप, कैलकुलेटर पकड़, 933.39 का नाम बोल रहे हैं। सर शेयर कौन सा शेयर है सर? ये कौन सा शेयर है सर? ये कौन सा वाला शेयर? इट इज टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द ग्रुप माइनस पूरा नाम बताया 158.1 का। शेयर ऑफ एनसी इन द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द ग्रुप, तो बैलेंसिंग फिगर का नाम बताया। शेयर ऑफ द पेरेंट इन द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो क्या चीज नहीं आई है? एक तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की प्रेजेंटेशन है, रिपीट करने कैसे हुई? सरप्लस ऑफ द पेरेंट प्लस सरप्लस ऑफ द सब्सिडी, इकट्ठा कर दिया आपने। देन अगर एसोसिएट का कोई सरप्लस है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, तो उसकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उठाएं और पेरेंट का शेयर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और फिर फाइनली टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसी कैसे बनाएं? एनसी के स्टार्ट कहां से करें? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल की फिगर उठा लें और उसमें फर्दर क्या ऐड कर दें? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का शेयर ऐड कर दें। उसमें पहले क्या 147.6 में ऑलरेडी क्या क्या आ गया? उसमें प्रॉफिट का शेयर आता है, एनसीआई का जो ठीक है जी, क्लियर। बेस्ट वाला यही कि एक दफा कम से कम इसको दोबारा, जब आप कहाँ तक आंसर लिखा हुआ आपको, उसके बाद अभी बाकी जो चीजें एक दफा अपने हाथ से लिखनी चाहिए।
नहीं वो भी इसी तरह, ये भी इसी तरह हो गया। अब पेरेंट की जो बैलेंसिंग फिगर आई है सर, चांस तो देखे देखो, आखिरी चांस तो ऐसे ना करें सर, बचपन याद करें जरा। मैंने आपसे कहा था कि अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम का बीच में आ भी जाए तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे तो सिर्फ प्रॉफिट ने रिटेन अर्निंग्स में जाना है और सरप्लस ने अपने कॉलम में जाना है। तो अगर ये चीजें इकट्ठी हो भी जाएंगी तो प्रेजेंटेशन वैसी की वैसी रहेगी। वैसी की वैसी का मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर में जो हिस्सा है वो अलग जाएगा और जो सरप्लस का हिस्सा वो अलग जाएगा। तो जिस तरह हमने सफवी वाले सवाल में कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स अलग मेरे ख्याल बनाई होंगी और कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग, तो इसको सेग्रीगेट कर देंगे, लेकिन मतलब टोटल भी तो दिखाना ना। जिस दिन पहली दफा अगर बात हुई अगर है रजिस्टर, जिस जहाँ IAS 16 और IAS 12 पहले दिन डिस्कस होने लगा था, अगर है इस वगैरह रजिस्टर, बात सिंपली यही हुई थी, चलें शुक्र है नहीं है, एट द एंड ऑफ नेट प्रॉफिट आएगा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें अगर OCI आ भी जाए, फॉर एग्जांपल 120 सपोज, तो यहाँ टोटल तो करेंगे ना, क्या नाम है इस टोटल का, टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन जब चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में 100 ही जाएगा, 20 अपने कॉलम में जाएगा, बाकी कम्प्रिहेंसिव इनकम का सम हो जाएगा। तो ये सम हुआ है। तो मैं कह ये रहा था कि नेट प्रॉफिट तक होपफुली आपने वर्किंग कर ली थी, लेकिन बाकी ये वर्किंग एक दफा अपने हाथ से जरूर लिख लीजिएगा। सिंपली हुआ कैसे है एक दफा इंडिविजुअली देख के कर लीजिएगा, कोई मसला तो नहीं इसमें रह गया। बाकी सर ये करने चाहिए, लिख लेंगे एक दफा तो ये चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे तो रिपीट हो जाएंगे। कोई और कंफ्यूजन? देन जरा वॉल्यूम 2 निकालें जरा। कंसोलिडेशन से रिलेटेड एक जरा स्टैंडर्ड थोड़ा सा और रहता है, पहले अगर वो भी बीच में आ जाए तो शायद कंसोलिडेशन के बाकी स्टैंडर्ड्स भी फाइनल किए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ तक मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन के बाद अब पुराना भी कुछ रिवाइज हो गया है, एक नजर देखिए था वो सारा जो कल बातें हो रही थी। अगले 2-3 दिन फिर सर आप जरा दोबारा ये दें जरा, छोटे छोटे जो टॉपिक कर रहे थे हम, IAS 38 हो गया, जरा पेज नंबर खोलें 408। ये ठीक है मैडम, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन आ गया? ये पेज नंबर 408 से लेकर ना पेज नंबर 411 तक 2-3 क्वेश्चन है IAS 38 से रिलेटेड, सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा सा जरा दोबारा रिवाइज हो जाए कि रिसर्च डेवलपमेंट इस तरह की चीजें करना आपने। ये है कि अगले 2-3 दिन का मैं जरा इकट्ठा काम आपको बताने लगा। सबसे पहले तो मेरे ख्याल ये IAS 38 थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश कर लें, पेज नंबर 408 से लेके 411 तक। जब आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह आज, तो देन आपने जाना है पहले, अब मैंने कहा तो 2-3 दफा पहले भी आपको, लेकिन पता नहीं अभी तक गए ही नहीं। IAS 12 एंड 16 का जो इकट्ठा चैप्टर आया था उसमें एक AV था, जरा आपका पेज नंबर अगर बता दो। फोर टू फाइव। वैसे मेरे ख्याल आपने यकीनन संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल के रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन ये वाला एक क्वेश्चन जरा दोबारा देखें। देन उसके बाद आपने जाना है IAS 12 वाले ओरिजिनल चैप्टर में, और उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ढूंढना। बिल्कुल मासूम सा सवाल है, इसकी वजह ये कि जरा एक बीच में बैड डेट्स एक्सपेंस की एंट्री बोलना जरा, और रिटर्न ऑफ की, इसीलिए रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सपेंस की एंट्री, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट और रिटर्न ऑफ अलाउंस डेबिट। तो एक नजर इसको क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये वॉल्यूम 1 में डेफिनेटली होगा, ये ओरिजिनली जो चैप्टर था। ये सब कुछ करने के बाद आपने फिर एक फाइनली क्वेश्चन ढूंढना है, वॉल्यूम 2 में ढूंढना, पेज नंबर
बल्कि सॉरी इसके बाद आपने दोबारा जरा ताहिर ढूंढना वॉल्यूम 1 में। तो मैं उम्मीद से जरा ये सब कुछ अब पुराना रिवाइज पहले करना और उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन अब आ रहा है इसमें मैक्सिमम फिर आप शायद एंड तक पहुंच जाए। तो पहले ये सारे इसी सीक्वेंस में कोई 1-2 दिन लेने चाहे, लेकिन फाइनली आपने इस सारी बहस के बाद पहुंचना है पेज नंबर डबल फोर वन, पेज नंबर 441 वॉल्यूम 2। एक मिंट लेमनेड के नाम से क्वेश्चन है। इस पे इस वक्त तक रोकने का मकसद यही था कि इसमें IAS 38 भी है, उसके बाद रिवैल्यूएशन और सरप्लस की स्टोरी भी है, ये अलाउंस वगैरह भी है। तो आफ्टर ऑल दैट बहरहाल है ये तकरीबन आप कह सकते हैं IAS 12 का सवाल वैसे मींस इसमें करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की बहस है, लेकिन इसमें ये जो कुछ नई चीजें हमने पढ़ ली हैं IAS 38 की, IAS 16 वगैरह की, तो इस तक आपने, लेकिन ये डायरेक्टली स्टार्ट करने का इसका कोई फायदा नहीं है। पहले काइंडली 1-2 दिन लगा के रिवाइज करना, इस वीकेंड तक यहाँ तक पहुंचे। ठीक है सर, तो साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि शायद इस अगले वीकेंड तक ये जितने पुराने टॉपिक्स आपके हुए हैं मेरी कोशिश होगी कि शायद पिछला सारा एक दफा दोबारा रिवाइज हो रहा है। तो आपकी हमें लग रही कोशिश हो। तो मीनवाइल आ जाए जरा हम जो आखिरी एक बहस बीच में रह गई कंसल्टेशन में जो आ जाती है उसको स्टार्ट करना। IFRS 9 ढूंढना जरा, पेज 147। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा मिल गए सर। तो मैंने कुछ अर्से पहले एक IAS 37 के कुछ सवाल किए थे करने में, तो 5-6 सवाल अपनी तरफ से करनी है आपने, तो ठीक है सर। पेज नंबर आ जाए सर 147। क्या दिखा नजर आ रहा है सर? IFRS 9 basic discussion of financial instruments. Financial instrument is a contract, पेन रख लीजिए आपने। Financial instrument is a contract between two parties in which one entity has a financial asset in its books and the other entity has financial liability or equity instrument in its books. Financial instrument is a contract between two parties. किसी एक पार्टी या एक कंपनी की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट अगर आ रहा हो और दूसरी कंपनी की बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर आ रहा हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किसी एक एंटिटी की बुक्स में क्या आ रहा हो और किसी दूसरी एंटिटी की बुक्स में क्या या क्या आ रहा हो। अब ये वर्ड्स हमारे लिए नए हैं लेकिन शायद बातें वही हैं जो पुरानी हैं। फाइनेंशियल एसेट क्या चीज है एज अ बेसिक, नहीं सर ना करें खुदा का नाम में, इतना मोटा स्टैंडर्ड बना दिया गया है, अगर मैं इसका ओरिजिनल दिखाऊं तो वैसे ही हम भाग जाएंगे। कम से कम 400-500 सफों का सर स्टैंडर्ड है, लेकिन इसका एक बहुत ही माइनर सा पोर्शन आप नौजवानों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे एज अ बेसिक डिस्कशन। फाइनेंशियल एसेट नेक्स्ट टाइम simply means a contractual right to receive cash.
राइट टू रिसीव कैश, अगर किसी से आपके पैसे रिसीवेबल हैं तो ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट। लेकिन फाइनेंशियल एसेट में सिर्फ राइट टू रिसीव कैश शामिल नहीं है, और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वर्ड आ गया। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सिंपली मींस ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है। ऑर्डिनरी शेयर्स है वर्ड। इसके अलावा भी होते हैं शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ अभी चलते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मींस ऑर्डिनरी शेयर्स ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ तक फाइनेंशियल एसेट फिर क्या है? अगर किसी से कोई पैसे आपके रिसीवेबल हैं, या किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स अगर आपके पास है, एसेट की बात हो रही है, या किसी से रिसीवेबल हो, या किसी के ऑर्डिनरी शेयर्स अगर आपके पास है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये चीज या क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा। हम ये कहेंगे कि आपके पास किस फाइनेंशियल एसेट है, या किस शक्ल में हो सकता है, या किस फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए, राइट टू रिसीव में डेफिनेटली बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन एक लोन रिसीवेबल इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, तो एंट्री बोला था, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। क्या लाख रुपए का फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये आपका राइट टू रिसीव है, एक रिसीवेबल है। तो दिस राइट टू रिसीव इज अ फाइनेंशियल एसेट। लेकिन इसी की जगह अगर किसी के शेयर्स आपके पास है, तो वो भी पैसे का राइट टू रिसीव होते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर्स 1 लाख रुपए के शेयर्स आपके पास हैं, तो क्या वो 1 लाख रुपए आपका उससे रिसीवेबल है? क्या उसका आपको पेएबल है? ये पैसे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस अब वापस नहीं आने, तो ये राइट टू रिसीव कोई नहीं है। हाँ, अगर उसने कोई डिविडेंड डिक्लेयर की है, वो इस पे ऑब्लिगेशन टू पे है, और देयरफॉर हमारा राइट टू रिसीव है, वो भी हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा। लेकिन किसी कंपनी के शेयर्स हमारे पास है, तो वो ऐसे राइट टू रिसीव वाली बात नहीं है। हाँ, वो हमारी एक ओनरशिप है उस कंपनी में, जिसकी वजह से हमारा डिविडेंड रिसीवेबल हो, तो वो इसलिए अलग स्पेसिफाई होगा। अगर किसी को लोन दिया हुआ है, क्या लोन वापस आता है? क्या उसका इंटरेस्ट भी रिसीवेबल हो सकता है? तो लोन रिसीवेबल भी, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये एज सच राइट टू रिसीव पैसे नहीं, राइट टू रिसीव बैक। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो क्या 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद हमारे पैसे वापस आ जाएंगे? हाँ, अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज में कोई बंदा मिल गया, हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको बेच सकते हैं। कंपनी से हमारे पैसे रिसीवेबल नहीं, ठीक है। कंपनी से मिला जिसने शेयर इशू किए हैं, वो क्या एंट्री करेगी? उसकी लाइबिलिटी नहीं है, वो शेयर कैपिटल इक्विटी में लिखेगी, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, देयरफॉर हमारा कोई रिसीवेबल नहीं। तो व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट? फाइनेंशियल एसेट इस तरह कह सकते हैं, दो तरह से हो सकता है, दो टाइप्स का कहना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नंबर वन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ राइट टू रिसीव कैश, और इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, हमारे नहीं, किसी के हमारे पास, किसी के हमारे पास अगर हो तो राइट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या हम भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं? हम भी इशू कर सकते हैं। नंबर टू, सिमिलरली फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या थी? ऑब्लिगेशन टू पे, पेएबल्स हैं, रिसीवेबल्स हैं ऊपर, receivables are financial assets and financial liability is payables, obligation to pay. नहीं, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर चले जाएगा। नहीं, वो लायबिलिटी कैसे सर, जाने दो। नहीं, मैं तो नहीं कुछ कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कहा। फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं? नो सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी सिंपली क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे। अगर हमारे शेयर इशू हैं, तो वो सिंपली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड है, तो वो ना फाइनेंशियल एसेट है ना फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अलग है। 3 वर्ड्स ऊपर आए हुए हैं, एक है फाइनेंशियल एसेट। हमारे पास फाइनेंशियल एसेट किस किस शक्ल में हो सकता है? रिसीवेबल की फॉर्म में हो सकता है, और किसी और कंपनी के शेयर्स की शक्ल में फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी किस फॉर्म में हो सकती है? पेएबल्स की फॉर्म में। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक अलग हेडिंग है, अगर हमने इशू किए हुए तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ, तो वो तो अलग है।
लेकिन क्या किसी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे पास हो तो वो हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा, उसका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी। तो एक मिनट जरा एग्जांपल्स आ रही हैं, जरा थोड़ा सा बस इस थोड़ी सी बात को जरा जहन में रख के दोबारा ऊपर जरा फर्स्ट लाइन में जरा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, किसी एक कंपनी की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाता है और किसी दूसरी की बुक्स में या फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट हो जाता है। क्या मतलब? एग्जांपल, कंपनी एक्स सेल गुड्स टू कंपनी वाई ऑन क्रेडिट फॉर ₹2 लाख। वही चीजें लेकिन वर्ड जरा डिफरेंट हो गए। कंपनी एक्स की एंट्री बोलो, कौन डेटर सर? डेटर वाई डेबिट, सेल क्रेडिट। कंपनी वाई में एंट्री परचेज डेबिट, क्रेडिटर एक्स क्रेडिट। कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को सेल की है, ऐसी क्या इस सेल की वजह से कंपनी एक्स में कोई रिसीवेबल आ गया है? कंपनी वाई में कोई पेएबल आ गया है? कंपनी एक्स की तरफ आ रहे हैं। रिसीवेबल मींस लेफ्ट बॉक्स में, receivable means right to receive. In other words, receivable is an example of a financial asset. Opposite side पे जाए, payable means obligation to pay. In other words, payable is an example of a financial liability. अब दोनों को इकट्ठा देखें जरा। कंपनी एक्स की बुक्स में एक फाइनेंशियल एसेट डेबिट हुआ है और कंपनी वाई की बुक्स में एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हुई। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने बहुत सी बातें पहले सुनी हुई है, शायद वही सारी हैं, लेकिन जरा टर्मिनोलॉजी जरा डिफरेंट हो रही है। व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट? एग्जांपल नंबर 2, मतलब साइमल्टेनियसली दो कंपनीज देख रहे हैं आप, किसी एक में फाइनेंशियल एसेट हो और किसी दूसरी में या फाइनेंशियल लायबिलिटी और या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, ऊपर वाला भी ध्यान रखना हो। नंबर 2 जो आ जाए एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से कंपनी XYZ डिपॉजिटेड मनी इन MCB बैंक 3 लाख रुपीस। कंपनी XYZ डिपॉजिटेड मनी, कंपनी XYZ की एंट्री करें, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। बैंक डेबिट मींस बैंक में पैसे जमा करा दिए। क्या ये बैंक में जो 3 लाख रुपए जमा करवाए ये आपका कोई रिसीवेबल बैंक से? बैंक से रिसीवेबल है, जब आप चाहें चेक लिख के अपने पैसे वापस ले सकते हैं। क्या आपने बैंक को उधार दिए? आपने दिए सर, यही माने आपने दिए। बैंक किस पे इंटरेस्ट देता है? इस पे देता है। अगर आपके पैसे बैंक में हो, खुदा ना खास्ता, तो इस पे वो देता है। अगर आप लोन लेंगे तो बैंक इस पे क्यों देता है? आपने उधार दिया है और आप ये उधार जब चाहें बैंक से वापस ले सकते हैं, चेक लिखें वापस लेना। इज इट अ रिसीवेबल फ्रॉम बैंक? मतलब बैंक डेबिट कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सेटिंग? बैंक डेबिट एसेट है, एसेट है। किस चीज क्या एसेट है? रिसीवेबल फ्रॉम एमसीबी है सर, कैश क्रेडिट रिसीवेबल फ्रॉम एमसीबी डेबिट। बैंक वाले का एंट्री करेंगे, कैश डेबिट पेएबल टू XYZ कंपनी क्रेडिट, बैंक की लायबिलिटी है, बैंक ने पैसे लिए हुए हैं, जब आप जाएंगे बैंक को ये पैसे वापस करने होंगे। तो अब इस एंट्री को गौर से देखें दोनों तरफ। Is it a receivable of XYZ company? Yes, sir. And 3 lakh is an obligation of the MCB bank. So is it a financial instrument contract? Company has a right to receive money. MCB bank has obligation to pay money on demand by the depositor, जब वो चाहेगा। ठीक है? तो किसी एक कंपनी की बुक्स में क्या बन जाए? फाइनेंशियल एसेट, और किसी दूसरी कंपनी की बुक्स में, अच्छा फाइनेंशियल एसेट किस या किस फॉर्म में हो सकता है? राइट टू रिसीव या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी। और फाइनेंशियल लायबिलिटी किस किस फॉर्म में हो सकती है? वो किसी फॉर्म में नहीं हो सकती। फाइनेंशियल लायबिलिटी सिर्फ ऑब्लिगेशन टू पे ही है।
तो मीन मतलब फिर ये बना, लास्ट लाइन से देखना, सिमिलरली देयर आर अदर एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड अस। लेकिन हमारे लिए बस ये लफ्ज जरा नया था। मसलन आपने बैंक से लोन लिया हुआ, एंट्री बोली जाए जरा, डेबिट लोन क्रेडिट, हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट लोन क्रेडिट, बैंक क्या करेगा? हमारी ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसका रिसीवेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या चलें अभी प्रेफरेंस शेयर छोड़ दें, अभी अगले पेज पे देखते हैं। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वर्ड किसके लिए? अगर हमने डिबेंचर इशू किए तो एंट्री बोला, कैश डेबिट डिबेंचर पेबल लायबिलिटी क्रेडिट। जिसने डिबेंचर लिए हैं वो क्या एंट्री करेगा? डिबेंचर्स एज एन एसेट डेबिट, उसका रिसीवेबल होगा। ये डिबेंचर इज अ लोन, डिबेंचर सिंपली इज अ लोन। जो दे रहा है उसका एसेट, जो लोन दे रहा, जो लोन ले रहा है उसकी लायबिलिटी। तो ये डिबेंचर इशू जो कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा? पैसे ले रहा होगा, दे रहा होगा। शेयर इशू की एंट्री क्या है? और डिबेंचर इशू की एंट्री क्या है? डेबिट डिबेंचर्स पेबल क्रेडिट, हमने पैसे वापस करने हैं, ठीक है। लोन, नॉन करंट लोन नॉर्मल। इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर हो जाए तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जिसका होगा वो क्या एंट्री करेगा? और इंटरेस्ट पेएबल क्या है? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। पेएबल मींस ऑब्लिगेशन टू पे, रिसीवेबल मींस राइट टू रिसीव। जितना टाइम पीरियड गुजर गया उस हिसाब के पैसे रिसीवेबल हो गए हैं और पेएबल हो गए। तो क्या वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? नेक्स्ट पेज। डिपॉजिट का तो सिंपल मतलब कैश रखवाने के होते हैं। ये बैंक की लायबिलिटी कैसे? जी सर, बैंक तो हमें सहूलत दे रहा है, बैंक की लायबिलिटी कैसे? बैंक बेटा हमें कोई सहूलत नहीं दे रहा है। बैंक में अगर आप लोगों ने पैसे जमा ना करवाए तो बैंक आगे लोन नहीं दे सकेगा। वो आपको कोई सहूलत नहीं दे रहा है, वो आपको घेर रहा है। खुद देता है 20-30% पे, आपको देता है 5-6%, और आप भी खुश और वो भी खुश। और आप ये भी कहते हैं उसमें तो मेरे पैसे रखे हैं, बैंक लव्स मी। नंबर 3 सर, बैंक लव्स। अगर बैंक ना होता मेरा अरबों रुपया कौन रखता? कंपनी ए भी इशूड डिबेंचर सर्टिफिकेट, सर आएगी बात। डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी ए भी ने इशू कर दी, हिम्मत मार के एंट्री कर देना। कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट, व्हाई इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी? ये पैसा लेके इट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। और जिसके पास ये पैसे हैं ये रिसीवेबल होता है, ये लोन है, पैसे उसने वापस लेने, इसकी टर्म होती है 5 साल 6 साल, इंटरेस्ट होगा, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी ये इक्विटी में लिखते हैं, डिबेंचर्स या लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो हमारी लायबिलिटी इसका एसेट है, ठीक है। क्लियर हो रही बात है? देखें दोनों तरफ पढ़ेंगे। इस केस में किसकी लायबिलिटी और किसका एसेट है? तो ये बड़ा जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड पे एसेट हो, राइट साइड पे लायबिलिटी हो। पहले मेरे जहन में बात आई थी अचानक, किसी एक कंपनी की बुक्स में एसेट हो और किसी एक एंटिटी की बुक्स में एसेट हो, किसी दूसरी कंपनी की बुक्स में लायबिलिटी। अब आए लास्ट एग्जांपल, और गौर से देखेंगे। Company X issues 100,000 ordinary shares of rupees 10 each at 12 each to company Y for rupees 12 lakh। जी कंपनी X की एंट्री करें। कैश डेबिट 12 लाख, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम नॉमिनल अमाउंट का आपके सामने ब्रेकअप आ रहा है। अब एक सेकंड ब्रैकेट छोड़ दें, जरा राइट साइड पे जाएं। जो कंपनी शेयर्स खरीद रही है या जो शेयर होल्डर है वो क्या एंट्री करेगा? जो इन्वेस्टर है उसने कोई ये सेग्रीगेशन नहीं करनी कि नॉमिनल अमाउंट कितनी है, अब नॉमिनल कितनी, उसकी इन्वेस्टमेंट की सिंपल फिगर है। ये ब्रेकअप किसने करना होता है? जिस कंपनी ने शेयर इशू किए, और जो इन्वेस्टर है उसने बस ये देखना मेरा एसेट कितने का है। अब इसको पढ़ने के बाद फर्स्ट डेफिनेशन पे वापस जाएंगे।
और बताएं क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट है? वो कैसे है यार? आप मेरा फर्स्ट पेज पे ना एंट्री मैंने सामने रखी हुई है, बताएं किसका फाइनेंशियल एसेट है? कंपनी वाई का। फाइनेंशियल एसेट तो राइट टू रिसीव होता है एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी होता है, एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी भी होता है। फाइनेंशियल एसेट में दो चीजें हैं, बोल दें कौन कौन सी? तो यहाँ राइट टू रिसीव नहीं है, यहाँ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एसेट फाइनेंशियल एसेट के तौर पे डेबिट हुआ। ऑपोजिट साइड पे देखें क्या हुआ, इधर इधर क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इधर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ होगा। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? ऊपर वाली दो लाइन में चले जाए, फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेबिट हुआ हुआ है, और दूसरी कंपनी की बुक्स में या क्या हो और या क्या हो, या फाइनेंशियल लायबिलिटी हो या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है उसकी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है अपोजिट साइड पर। तो वाई की बुक्स में क्या है? फाइनेंशियल एसेट है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और एक्स की बुक्स में क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बाकी एक नजर देखने, कोई कंफ्यूजन किसी को? जी मिस्टर आरिफ, ठीक है। अगर आप कभी किसी बैंक की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो उसमें ये जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं ये लाइबिलिटीज में अपीयर होते हैं। वो क्यों इंटरेस्ट देते हैं? बैंक वाले आपको क्यों इंटरेस्ट देते हैं? आपने लोन दिया भैया, आपने लोन दिया। करंट अकाउंट में आप जैसे नेक लोग रखते हैं सर, मेरे जैसे लोग तो कहाँ रखते हैं? उधार अगर दिया है तो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए यार। ठीक है ना यार, मेहनत की कमाई है सर, दिन रात इंसान एक करता है, मुश्किल कमाता है, और किसी को ऐसे ही दे दे और जाने दे, अपनी कंपनी चेंज करें। चलो आगे, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर सर। आप सही कह रहे हैं सर, यकीनन मुझे बदलने की जरूरत है। ये ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क है सर? अभी प्लीज वो पुरानी जरा बहस एक आ रही है, होपफुली आपको देख के कुछ याद आ गया होगा बचपन, ऐसे इसको 5 मिनट ज्यादा नहीं लगाना। ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर मेरी एक कैटेगरी है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के भी दो हिस्से हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। मेरे साथ एक टेबल पढ़े, बाकी दो आपने इंडिविजुअली पढ़ना। कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। या इस तरह करें, मेरे साथ पढ़े जरा थर्ड टेबल, नेक्स्ट पेज पर रखें, पहले वो पढ़ो। कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ है मर्जाद? रिडीमेबल क्या मतलब क्या होता है? ये पैसे रीपेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन अकाउंटिंग, ये लोन है, लायबिलिटी। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑर्डिनरी शेयर्स से पैसे रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ तो नहीं है, ड्यूरिंग द लाइफ तो नहीं है, लेकिन उनका डिविडेंड फिक्स होता है। तो इरिडीमेबल अगर है तो इक्विटी से मिलता जुलता है, रिडीमेबल अगर है तो लोन से मिलता जुलता है। हाँ, जरा कुछ चीजें रिवाइज करेंगे। थर्ड टेबल पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 149। डिविडेंड रेट किसका वेरिएबल, किसका फिक्स? क्या मतलब है वेरिएबल का? प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, और अगर प्रॉफिट्स हो भी जाए तब भी डायरेक्टर कह सकते हैं हमने प्रॉफिट रिटेन रखना, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है सबको पैसे देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जो पैसे हैं, इनका जो डिविडेंड है ये दो से पहले होता है, ऑर्डिनरी से पहले भी है और इरिडीमेबल से पहले भी। बाकी फिर ये कहाँ होता है, होपफुली आपको याद आ गया, बताता हूँ। अगर बिजनेस वाइंड अप हो जाए तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पैसे सबसे एंड में मिलते हैं शेयर होल्डर्स को, अगर बच जाए तो। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे इरिडीमेबल से भी और ऑर्डिनरी से भी पैसे पहले मिलते हैं। मसलन अगर ये तीनों ऑर्डिनरी, इरिडीमेबल और रिडीमेबल, और बिजनेस वाइंड अप हो जाए, सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वापस होंगे, फिर इरिडीमेबल, और फिर जो जो कुछ बचेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स लेके घर चले जाएंगे।
वोटिंग राइट सिर्फ होता है आम शेयर होल्डर्स के पास। आम सर, मैंने उर्दू में बोला, आम अवाम के पास होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है, किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, चाहे वो रिडीमेबल हो इरिडीमेबल हो, वोटिंग राइट नहीं है। कंपनी में जो भी डिसीजंस होने हैं वो किसकी मर्जी से होने हैं। डिविडेंड प्रेजेंटेशन, ऑर्डिनरी डिविडेंड की प्रेजेंटेशन इक्विटी में है, रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम, इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम। और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये लोन की तरह है, तो इनका डिविडेंड फाइनेंशियल चार्जेस में नजर आता है। मसलन अगर हम वर्ड यूज कर भी लें रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, वर्ड तो यूज हो जाएगा नहीं, लेकिन इवन इन दिस केस रिडीमेबल प्रेफर अगर हम डिविडेंड वर्ड लगा भी लें तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज सिंपली इंटरेस्ट, पैसे वापस जाने हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट है, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लोन की तरह। और फाइनली वेयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल, इक्विटी में और नॉन करंट लायबिलिटीज में। कोई फर्दर अगर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इससे ऊपर वाला टेबल पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? तो ये करंट वीक है और नेक्स्ट वीक है, हम काफी रिलैक्स रहेंगे, मतलब ये ऐसी फजूलियात सी हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने प्लीज जो मैं कहता रहा हूँ साथ साथ रहना है, बाकी आप डेफिनेटली अपनी रिवीजन करते रहें जो करनी है, लेकिन अगर आप साथ साथ इंशाल्लाह चलेंगे तो मेरा ख्याल है शायद सारा कुछ सही रिवाइज हो जाएगा। ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को लास्ट में डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर रिडीमेबल है तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ही लेस होकर आ जाता है, और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेकंड लास्ट। मतलब इसका हो गया कि प्रॉफिट्स हैं तो सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, फिर अगर इरिडीमेबल भी हैं तो उनका डिविडेंड, और आखिरकार किसका डिविडेंड। और अगर पैसे बचे ही नहीं यहाँ तक तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले साल से किसका फिक्स नहीं है। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक ऑर्डर सा, रिडीमेबल, इरिडीमेबल एंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहेंगे, इरिडीमेबल या ऑर्डिनरी? वजह ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, कौन रिस्क लेना चाह रहा है। जो ज्यादा रिस्क लेना चाह रहा है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर शायद बनेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो फिर डिविडेंड भी ज्यादा होगा। लेकिन जो कम रिस्क लेना चाह रहा है वो फिर कहेगा कुछ तो मिले। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आप रिस्क ले रहे हो, ज्यादा डिविडेंड्स मिलेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि एंड में कुछ भी ना मिले। तो क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा है, पता नहीं मिले ना मिले, मिले ना मिले, तो देयरफॉर वो एक्सपेक्ट करेगा कि उस रिस्क का अगेंस्ट उसका रिवॉर्ड मींस डिविडेंड भी फिर कंपैरेटिवली ज्यादा मिले। अगर बाद में उसको भी 10% ही मिलना है जिस तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, तो शायद उसको उस रिस्क उठाने का कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिडीमेबल तो वो तो फिर भी जाएगा, रिडीमेबल फिर भी प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। इरिडीमेबल और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये फिर प्रॉफिट्स पे नॉर्मली डिपेंडेंट होते हैं। इरिडीमेबल भी मेजर केस में वैसे प्रॉफिट के साथ लिंक्ड होते हैं, ये फिर कम्युलेटिव भी होते हैं, इस साल ना मिला तो अगले साल मिल जाएगा, तो ये भी फिर स्टोरीज हैं ईपीएस वगैरह में शायद, तो वो फिर कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव भी होते हैं। तो अगर नॉन कम्युलेटिव होगा, प्रॉफिट नहीं है, तो फिर अगले साल नहीं मिलेगा, और अगर कम्युलेटिव है तो इस साल का अगर नहीं मिल सका तो अगले सालों में मिल जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी का ये कोई नहीं, ऑर्डिनरी इंशाल्लाह दुआ करेंगे। जी सर, पेज नंबर 149 10 पे जी अब्दुल्ला ठीक कह रहे हैं।
यहाँ सर आपने जब फाइनेंशियल एसेट के बारे में अभी तक क्या पता चला आपको? हाँ जी, राइट टू रिसीव एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, ये वर्ड ध्यान में रख के ये 5 एग्जांपल्स यहाँ हैं और आपने ये बताना है कि इन एग्जांपल्स में कोई फाइनेंशियल एसेट छुपा हुआ, फुल कंसंट्रेट करना पड़ा। कहीं यहाँ तक ये ना हमारी कंक्लूजन निकल गई हो कि हर एसेट ही फाइनेंशियल एसेट होता है, तो निकल आना, देख लीजिएगा। इन्वेंट्री, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 50 मिलियन इन्वेंट्री आ रही है, तो ये 50 मिलियन आपका रिसीवेबल है, ये कोई राइट टू रिसीव नहीं, हम बेचेंगे, डेटर जो है वो ठीक है, इन्वेंट्री इज नॉट अ फॉर, लेकिन ये किसी के शेयर्स में है ना, किसी के शेयर्स पड़े उसी को स्टॉक कहते हैं, स्टॉक उसे नहीं कहते, मतलब ये इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इज अ फाइनेंशियल एसेट। डेटर्स, वाई रिसीवेबल, आपका रिसीवेबल है। बैलेंस इन बैंक, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव कैश है, राइट टू रिसीव कैश। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट टू रिसीव कैश है, आपकी मशीनरी है, आपका राइट टू रिसीव कैश है, एसेट नहीं है, कौन सा नहीं है, फाइनेंशियल एसेट नहीं है। प्रीपेड रेंट पे एक मिनट गौर करने का, आपने 1 लाख रुपए का रेंट एडवांस में दिया, ये सर जी राइट टू रिसीव सर्विसेज तो है, लेकिन ऐसे राइट टू रिसीव कैश नहीं। आपने हॉस्टल का रेंट एडवांस में महीने का दे दिया, तो शायद उस हॉस्टल के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस अगले महीने की सर्विसेज आपको दे, रादर देन कि आपका कैश वापस करे। हाँ, अगर वो सर्विसेज नहीं देगा फिर वो गलत इशू है, कि फिर भी नहीं वापस देगा। तो लेकिन राइट टू रिसीव कैश नहीं है, राइट टू रिसीव सर्विसेज है। तो प्रीपेड रेंट यकीनन एसेट है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? राइट टू रिसीव कैश होता है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इसका सोल्यूशन पढ़ा ABCD। कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट निकले? डेटर और बैलेंस एट बैंक, बाकी ये जो इन्वेंट्री थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, प्रीपेड रेंट है, ये एसेट्स अपनी जगह, लेकिन आखिरी वाला जो फास्ट है उसको जरा अंडरलाइन करो। राइट टू रिसीव सर्विसेज है, राइट टू रिसीव कैश नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी से आए अपने को टेस्ट, अपने आप को टेस्ट करें। क्रेडिटर्स, redeemable preference shares, obligation to pay cash है, वापस करना है। वारंटी ऑब्लिगेशन, अगर तो आपका एग्रीमेंट है पैसे वापस कर देंगे तो फिर तो ऑब्लिगेशन टू पे होने की वजह से तो है, लेकिन शायद नॉर्मल सिचुएशन में आप डिफेक्ट सही करते हैं, तो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज है शायद। तो अगर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज है फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, और अगर ऑब्लिगेशन अग्रीमेंट में लिखा हम पैसे वापस कर देंगे तो देन ऑब्लिगेशन टू पे कैश की वजह से फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। हाँ ठीक है, चलो अगर वर्ड डिफरेंट करना, लेकिन वो अकाउंटिंग की मैसेज सच नहीं है, और मेरा ख्याल है वैसे ही अपनी डिफरेंशिएशन रखी हुई है। तो गारंटी भी समटाइम वर्ड बोला, लेकिन इधर भी गारंटी बोल दिया रहता है, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाता है, शायद स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसे वो कहना चाहिए और इसे ये कहना चाहिए। बैंक लोन सर क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है। करंट टैक्स पेएबल, पहले आप इससे करें, पहले 4 का आंसर पढ़ लें, फिर मैं ई का जरा बताता हूँ। यस यस कहाँ है, यस यस, वारंटी ऑब्लिगेशन आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सी ठीक है जी। करंट टैक्स पेएबल यकीनन ऑब्लिगेशन टू पे कैश तो है, लेकिन जरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर बनना जरा तो काइंडली वापस आए डेफिनेशन को। एक कॉन्ट्रेक्चुअल भी था वहां, एक कॉन्ट्रैक्ट भी है,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री होते हैं। तो हमारा कोई ऐसा गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेजिस्लेशन की वजह से हमारी ऑब्लिगेशन। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ना होने की वजह से फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कहलाती, ये सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो ये भी जरा हाईलाइट कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दो पार्टीज के दरमियान, फिर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो हमारा गवर्नमेंट से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, गवर्नमेंट एक लॉ बना देती है जिसकी वजह से हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है। तो यकीनन ये ऑब्लिगेशन है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल ना होने की वजह से फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं। ठीक है, तो ये वाला खास तौर पे, बल्कि इसमें कौन कौन से खास तौर पर, पिछले में प्रीपेड रेंट, पिछले में प्रीपेड रेंट है, इसमें वारंटी ऑब्लिगेशन। अच्छा, एक प्री, इसके साथ एक और वर्ड ऐड करें जरा, एक अनएंड रेंट होता है। अनएंड रेंट क्या चीज है? ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज। अगर हमने एडवांस पेमेंट लिया, हमने एडवांस पेमेंट लिया, तो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी है लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं। तो ये कर लीजिए, भी लिखना ब्रैकेट में लिखना, ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड obligation to provide services। चले जरा इस टॉपिक का मेन क्रक्स स्टार्ट करें। ओके जी, प्लीज यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं रह गई। हेडिंग ढूंढनी है हमें पेज नंबर 150 के दरमियान में, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेट्स। अब सारा फोकस हमारा सिर्फ किस पे हो गया है? फाइनेंशियल एसेट्स। कहता है, an entity shall recognize a financial asset when it becomes a party to the contractual provisions of the instrument। जिस वक्त एग्रीमेंट साइन हो जाए और आपका फाइनेंशियल एसेट बन जाए, तो आप फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर लो। ऐसे ही सही है सर? किस वक्त फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर लें? जब आप पार्टी बन जाए कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, पार्टी बन जाए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। पता है आपको? अपने वर्ड्स बताएं जो अभी तक आपको पता। फाइनेंशियल एसेट या किस शक्ल में हो सकता है? अब इन्हीं वर्ड्स को जो आपने बोले ज़हन में रख के जरा पहला पॉइंट पढ़ें। फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है। डिबेंचर ज़हन में रखना पड़ता है। आपने कोई डिबेंचर या बॉन्ड खरीदा हुआ है, क्या है ये आपका फाइनेंशियल एसेट? क्यों है? राइट टू रिसीव है। और दूसरा क्या बताया था आपने? पॉइंट नंबर 2, ये फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। आपने डिबेंचर या बॉन्ड की बजाय किसी कंपनी के शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे, ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे। तो डेट इंस्ट्रूमेंट मींस डिबेंचर्स लिखते हैं। डिबेंचर खरीदे हुए या इशू किए हुए? इशू करेंगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। अब हम उधर नहीं, हम इधर हैं। हम किधर हैं? हम एसेट वाली साइड पे हैं। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मींस ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी लिखें क्योंकि वो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो वो भी शायद डेट इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर आपके पास किसी कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हुए हैं, तो इज इट अ डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय यू या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय यू? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट हमारा फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। और अगर हमने ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे हुए तो फिर हमारे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की शक्ल में फाइनेंशियल एसेट है। हमारा सारा फोकस किस पे है? फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट किस या किस फॉर्म में हो सकते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन गलत तरफ नहीं जाना, डेट इंस्ट्रूमेंट हमने खरीदा हुआ है, इशू किया हुआ है, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हमने अगर खरीदा हुआ है तो फिर हमारा फाइनेंशियल एसेट। ब्रैकेट्स पढ़ना थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। परचेज नहीं, या क्या परचेज किया हुआ है, या क्या परचेज किया है, या डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है और या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है। दोनों केसेस में ही हमारा फाइनेंशियल एसेट है। अब हमने पहले पढ़ना इनमें से नंबर 1, दैट इज फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर हमने किसी कंपनी का कोई डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है तो हम उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, ये हम पढ़ने लगे।
क्या पढ़ने लगे जरा कैंडी बता दो। और डेट इंस्ट्रूमेंट को भी मेक इट सिंपल, डिबेंचर एक बार फिर वर्ड लिखो। हमने फर्ज करें किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, शेयर्स खरीदे हुए, डिबेंचर्स खरीदे हुए। हाँ जी, एग्जाम्पल पढ़ो। करना असल में क्या है कि जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चाहिए, बाकी बातें शायद इंशाल्लाह निकल बड़ी सिंपल आनी है। सपोज होंडा लिमिटेड इन्वेस्टेड इन 100 debentures of company X at a rate of 10 each on 1st January 15. It carries interest at the rate of receivable in arrears का मतलब एंड ऑफ द पीरियड, नॉर्मल शायद यही मिलेगा या देना है होंडा ने। These debentures are listed and therefore tradable in market. हम तो सिर्फ यही सुनते हैं कि शेयर्स ट्रेड होते हैं, लेकिन ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं। क्या मतलब? डिबेंचर्स के 5 साल का टर्म है। फॉर एग्जांपल, आपने होंडा लिमिटेड ने जो ये डिबेंचर्स खरीदे हैं कंपनी एक्स के, इसके सपोज 5 साल बाद रीपेमेंट टर्म है। 5 साल बाद ये पैसे किसने किसको देने? कंपनी एक्स ने होंडा को वापस कर 5 साल इसकी टर्म है। होंडा ने कब दे देने? आज। सपोज 5 साल बाद ये वापस आने हैं, कंपनी एक्स से होंडा को लोन वापस आना होता है। लेकिन सपोज होंडा लिमिटेड को 5 महीने 6 महीने बाद जरूरत महसूस हुई कि ये पैसे वापस आ जाएं तो बेहतर है, हमें जरूरत है। तो अगर तो पूरा टाइम पीरियड वो तो देखेंगे, वो तो एग्रीमेंट के मुताबिक रीपेमेंट डेट आएंगी तभी मिलेगा, इंटरेस्ट भी तभी मिलेगा। तो लिस्टेड का फिर फायदा ही होगा कि ये डिबेंचर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाए तो फिर ये होंडा वाले कहाँ जा सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर कोई विलिंग बायर मिल जाए तो होंडा वाले अपने ये पैसे स्टॉक एक्सचेंज से रिकवर कर सकते हैं। तो ये डिबेंचर्स किसके हो जाएंगे? जो खरीद लेगा, फिर उसका आगे से इंटरेस्ट किसको मिलेगा? और अगर उसने अपने पास ही रखे 5 साल तक तो फिर उसी को रीपेमेंट मिल जाएगी कंपनी से। लेकिन अगर उसे भी जरूरत नहीं रही तो लिस्टेड होने का फिर ये मतलब, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है होंडा लिमिटेड की 100 डिबेंचर्स इनटू 10,000 की एंट्री हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट किस दिन? 1 जनवरी। 31 दिसंबर पे आता है। सपोज इस पूरा साल उसने होल्ड किया, इंटरेस्ट की बहस अभी साइड पर रखें। असल में जो चीज हमने इस वक्त डिसाइड करनी हुई है कि लेट्स अज्यूम बैलेंस शीट डेट पे इन डिबेंचर्स की पर डिबेंचर मार्केट प्राइस 15 हो गई है। खरीदे कितने पे थे? बेचे कितने पे थे? नहीं बेचे। किस दिन अभी हैं? ईयर एंड पे हैं। और एक डिबेंचर 15 का ट्रेड हो रहा है। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ पर डिबेंचर ऑफ वन डिबेंचर? 15। सवाल यहाँ ये उठना है बस कि क्या डिबेंचर्स को कॉस्ट पे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे रखें, विच मींस 1000? इज दिस 1000 कॉस्ट? या कैलकुलेटर पकड़ें? बल्कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 100 into 15 करें, या इसे मार्केट वैल्यू पे ले आए, दैट इज 100 into 15 मींस 1500। नहीं, बस क्वेश्चन ये, क्या इसे कॉस्ट पे रखें? नहीं वो तो मैं बताता हूँ यार, मैं बताने। सवाल सिर्फ यहाँ ये उठना है कि क्या कॉस्ट पे इसे रखें या इसे मार्केट वैल्यू पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे प्रेजेंट कर दें। मींस 1000 पे ही रहने दें या 1500 पे लें। नेक्स्ट पढ़ें। Now question is whether the financial asset is to appear in the statement of financial position at cost means 1000. अगर आप 1000 पे रखेंगे तो this is called as cost based measurement, और at fair value which means 1500 means fair value based measurement. तो सवाल जो यहाँ उठ रहा है वो ये है कि क्या इसे कॉस्ट बेसिस मेजरमेंट के हिसाब से रखें या इसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट के हिसाब से। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपके सामने राइज करने लगा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आंसर भी आराम से खुद ही आ जाए। या कौन सा मेजरमेंट बेसिस हो सकती है या कौन सा? लेट्स डिस्कस व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन ऑफ चूजिंग द। पहले ये क्लियर कर देते हैं कि अगर इन ऑल्टरनेट्स को चूज करेंगे तो उसकी इंप्लीकेशन क्या हो। तो नेक्स्ट पेज पर, बल्कि नेक्स्ट पेज पर आ गए शायद।
नहीं अभी है। अगर फेयर वैल्यू बेसिस को हम चूज कर लेंगे, देन our statement of financial position will reflect changed figure of this investment from year to year, from year to year. 2015 है 1500 नजर आएगा, 2016 पे फिर क्या नजर आएगा, जो भी उस वक्त की फेयर वैल्यू होगी 17 पे, तो जो मार्केट वैल्यूज होंगी एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो नजर आएगी। ऐसे होगा ब्रैकेट पढ़े, बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइसेस एज रिजल्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस। अनटिल कब तक ये गेम चलती रहेगी, या तो ये डिबेंचर अल्टीमेटली आपको मैच्योरिटी डेट आ जाए पैसे वापस मिल गए, या बीच में या रिडीम हो जाए एट द एंड ऑफ द लाइफ, या हम उसे डिस्पोज कर दे स्टॉक एक्सचेंज। जब तक हमारे पास होंगे, अगर हम फेयर वैल्यू बेसिस अडॉप्ट कर लेंगे तो चेंज्ड फिगर्स हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ईयर वाइज नजर आती रहेंगी, और इसके रिजल्ट में गेन और लॉस हो सकता है। फिलहाल हमें क्या नजर आ रहा है, अगर देखें पिछले पेज पर 500 का गेन नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट फोर्सेस मार्केट प्राइसेस चेंज होने से ये गेन्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट बेसिस मेजरमेंट यूज करेंगे तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट 1000 पे ही रहेगा जब तक डिस्पोज ऑफ ना हो। इट मींस ये एज इट इज 1000 नजर आता रहेगा। ठीक हो गया यहाँ तक? तो देयर आर हाउ मेनी चॉइसेस to measure the financial asset in the form of a debt instrument. ये पूरा वर्ड समझ आया मेरे? How many choices? कौन सी? अब आ जाए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, और लग ये रहा है जहां तक आपकी बातें भी मैंने सुनी है कि ये स्टैंडर्ड बनाने वालों ने आपसे पूछ के बनाया। IFRS 9 रिकमेंड्स, पढ़ के तो देखें, द यूज ऑफ फेयर वैल्यू। कौन सी मेजरमेंट बेसिस IFRS 9 में रिकमेंडेड है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है, अनलेस कंडीशंस आर मेट फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट बेसिस ही अडॉप्ट होनी चाहिए, सवाए इसके कि कॉस्ट बेसिस मेजरमेंट की दो नीचे वाली कंडीशंस मीट हो जाएं। क्या मतलब? अगर नीचे वाली दो कंडीशन मीट हो जाएंगी तो फिर कॉस्ट मॉडल, अदरवाइज फेयर वैल्यू मॉडल। तो वो दो कंडीशंस कौन कौन सी? हेडिंग आ गई कंडीशंस फॉर कॉस्ट बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अगर ये दोनों होगी तो क्या होना था, फिर कॉस्ट भी रखना। तो क्यों रखना है, जरा गौर से पढ़िए, शायद लॉजिकल बात है। बिजनेस मॉडल ऑफ द एंटिटी is to hold the investment to recover contractual cash flows arising on specific dates. बिजनेस मॉडल सर ये देखें, आपने कोई इन्वेस्टमेंट अगर की है तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि मैंने अब इस इन्वेस्टमेंट का करना क्या। एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये डिसीजन आपका हो सकता है कि जैसे ही मार्केट में तो प्राइसेस इंक्रीज हुई तो हम उन प्राइसेस इंक्रीज का फायदा उठाने के लिए इनको भेज देंगे। एक ये भी प्लान हो सकता है कि ये जो डिबेंचर्स हमने खरीद लिए हैं इनको बस हम होल्ड करेंगे जब तक इनकी मेच्योरिटी डेट नहीं आएगी, और जो स्पेसिफिक डेट्स एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं, जिन जिन डेट्स पे हमें इंटरेस्ट मिलना है और प्रिंसिपल वापस होना है, हम उन दिनों का आराम से इंतजार करेंगे। मींस वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द चेंजेस इन द मार्केट प्राइसेस। हमारा प्लान ये है। तो ये जो मैं प्लान बोल रहा हूँ ये क्या है, बेसिकली बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल कैन बी कि हम बेच के प्रॉफिट्स कमाएंगे, जैसे ही अपॉर्चुनिटी राइज होगी हम इसे बेचेंगे। होल्ड करना हमारा प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म में सेलिंग कर देंगे। ठीक है। और एक और क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है, बस अब हम एग्रीमेंट के मुताबिक उन डेट्स का इंतजार करेंगे जिन डेट्स पे हमें प्रिंसिपल वापस आना है और इंटरेस्ट मिलना है। तो अगर हमारा बिजनेस मॉडल है, जरा फर्स्ट लाइन देखें, टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट और क्या रिकवर। What is the meaning contractual cash flows recovery? Further explain हुआ सेकंड में। Contractual cash flows comprises recovery of सिर्फ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो आपको वापसी किस किस शक्ल में होगी, अपना प्रिंसिपल मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर बिजनेस मॉडल है होल्डिंग का और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होगा, तो फिर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी। फिर आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर कॉस्ट पे क्यों रखें,
अब इस तरह सोचना, जब हमने बेचना ही नहीं तो हमें मार्केट वैल्यू से कंसर्न नहीं, फिर शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू दिखा के ऐसे ही मेरे इतने हो गए हैं, मेरे इतने हो गए हैं, जब उनको बेचने का प्लान ही नहीं है तो किसको देखने की जरूरत ही नहीं है, और शेयर होल्डर्स को भी क्या दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें क्या ही दिखाएं, ये इन्वेस्ट किया हुआ है, ये इंटरेस्ट इनकम हो गई है, इसमें से इतना वापस आ गया। अगर कौन कौन सी कंडीशन मीट हो रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, किसकी वजह? अगर बिजनेस मॉडल है होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंड रिसीविंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑन द स्पेसिफिक डेट्स, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में सिर्फ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही होगा, तो कॉस्ट मॉडल पे आप रख सकते हैं फेयर वैल्यू मॉडल की बजाय। हुक्म करें सर, क्या होता है? डिबेंचर में यही होता था, अगर कुछ और भी होगा तो फिर ये नहीं होगा। लोन की बात हो रही है, लोन में होता ही है, इसलिए तो ये कहा होगा, फिर से काट देते हैं, लेकिन इसको लिखा रहना दें, जब होता ही है तो उसने बता दिया। अगर वो ना लिखता फिर आप कहते हैं कि इसके लिखा क्यों नहीं है, उसने लिख के बता दी यही होता है, काट दो, रहने दे यार, लिखा हुआ इसलिए तो पढ़ लिया, यही होता है। जो आप, मैंने तो पहले कहा था कि जो आपसे पूछ के स्टैंडर्ड बनाया, कि आपको नहीं पता क्या क्या रिकवर होता है, तो वो उसने बता दिया। तो IFRS 9 recommends which method unless condition meet हो। अब जो मैंने आपके सामने बात रखी है, आइए जरा उसको फर्दर एक्सप्लेन कर लें। The key aspect in above points is that irrespective of changes in fair value of the financial asset, entity's intention is to hold the investment and wait for those dates on which contractual cash flows will arise. That is the date on which the interest and principal will be received according to the agreement. In such a case, cost basis measurement can be, अच्छा can be लिखना, underline करना जरा, means in, मतलब मैं बताता हूँ, मतलब अगर इन दो के बावजूद आप कहें कि हम फेयर वैल्यू पे जाना चाहते हैं तो इजाजत है। ऊपर लिखा हुआ रिकमेंड्स, हाँ अगर कोई इधर आना चाहे तो इन दो सिचुएशंस को मीट होने से आ सकता है, लेकिन अगर इन दो कंडीशंस के मीट होने के बावजूद कोई फेयर वैल्यू की तरफ जाना चाहता है तो स्टैंडर्ड रोकना नहीं चाहता। स्टैंडर्ड चाहता है फेयर वैल्यू मेथड, ना चाहते हुए चॉइस देता। तो कोई नहीं, वो अभी एक्सप्लेन में करता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कैन बी यूज को अंडरलाइन करो। Means instrument should remain at 1000 in statement of financial position. Interest income is recognized in profit and loss, and fair value changes are simply ignored. Done, sir? If, however, entity's intention is to sell the financial assets as the market value increase, then it means entity is not interested with the contractual cash flows of principal interest on specific dates. ठीक है, यहाँ तक समझ आता? लेकिन बार इसका ये मतलब नहीं कि हम इंटरेस्टेड मीन्स अगर हमने नहीं बेचा और हमें बीच में इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं लेना, लेकिन हमारा वो प्राइमरी कंसर्न नहीं, मिल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, लेकिन हम उसके इंतजार में नहीं है। हम किसके इंतजार में? हम रीपेमेंट डेट्स के इंतजार में नहीं है, हम किसके इंतजार में कि मार्केट प्राइसेस किसी तरह इंक्रीज हो। हाँ कितनी इंक्रीज हो या परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा, हो सकता है आपके जी 2 रुपए बढ़ गए तो काफी है, कोई और इंतजार करना चाहता है वो अपनी मर्जी, लेकिन वो इंतजार किस चीज का कर रहा है? एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है और अच्छा खासा कमा के वो अपने ये डिबेंचर्स को मार्केट में सेल कर, और किस चीज से वो इंटरेस्टेड नहीं है। इन सच अ सिचुएशन, अब जो एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट इज रीमेयर्ड एट ईच रिपोर्टिंग डेट टू फेयर वैल्यू। ठीक है, कब तक होता रहेगा? अंटिल डिस्पोजल। इंटरेस्ट इनकम अगर रास्ते में कभी कभी मिलती जाएगी तो उसको छोड़ देंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे और साथ क्या मिल गया तो क्या करते रहेंगे? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते रहेंगे, और अगर इंटरेस्ट बीच में आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। अब आ जाए जरा कुछ एग्जांपल्स की तरफ। जी सर, लिखा हुआ है कंपनी एक्स invested ₹1000 in a fixed deposit at the rate of 10% for 2 years. अच्छा, एक होता है जिसका शायद अभी आप वर्ड भी बोल रहे थे, जी वो बेटा बात कर लूंगा मैं, जो बीच में भी है चॉइस है वो कर लेते हैं बात, फिलहाल जितनी बात हुई बस यहीं तक रहे, बाकी आगे एक्सप्लेन हो जाएगा।
सर इंटरेस्ट उसी पे मिलेगा सर, ये मार्केट वैल्यूज पे नहीं मिलता। मिस्टर अब्दुल्ला जाने दे, मार्केट वैल्यूज की चेंजेस की वजह से उस कंपनी से आपको उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा जो नॉमिनल वैल्यूज होती हैं। रिडीम वही होगा जो एग्रीमेंट में होगा, फिर वैल्यू रिडीम नहीं होनी सर जी, मिलना 1000 ही है। अगर मार्केट वैल्यू में कोई तब्दीली आई तो उसका फायदा नुकसान सिर्फ किसको है? इन्वेस्टर को। कंपनी ने जितने पे इशू किया होगा उसी पे, बाकी वो बातें भी करते हैं, आखिरी साल देखते हैं, आने तो नहीं, पहला तो शुरू होना, पहला साल शुरू हो जाता है। कंपनी एक्स इन्वेस्टेड 1000 इन अ फिक्स डिपॉजिट, एक वर्ड अभी आप बोल रहे थे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में अगर पैसे हो वो जब चाहे आप निकलवा भी सकते हैं, सेविंग अकाउंट उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए जब क्योंकि आप चाहे निकलवा सकते हैं तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा होता है। लेकिन एक होता है फिक्स डिपॉजिट्स, 5 साल के लिए इन्वेस्ट हो गया, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। उस केस में क्या होता है, आपको फिर इकट्ठा ही, फॉर एग्जांपल 2 साल का है तो 2 साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इकट्ठा ही मिलता है। 5 साल का अगर होगा तो मतलब वो इंटरेस्ट भी इन्वेस्टेड होता है, अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है। तो ये फिक्स डिपॉजिट है, कितने अरसे का ये? 2 साल का है, 1 जनवरी पे इन्वेस्ट हुआ। दिस अरेंजमेंट इंक्लूड्स, अब इससे होगा क्या, पहले एक छोटी सी वर्किंग लिखी हुई है। प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल कितना है सर? इंटरेस्ट रेट कितना था? तो पहले साल का कितना हो गया? 1100 टोटल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 मिल जाए तो डेफिनेटली अगले साल का इंटरेस्ट भी 100 पे ही होगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अगर होगा तो फिर ये इकट्ठा ही मिलता है, इसलिए अगला इंटरेस्ट फिर किस पे हो जाएगा? इंटू 10%। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, और फिर एंड में कितना बैलेंस मिलेगा? 1210 का ब्रेकअप क्या हो गया? 1000 प्रिंसिपल था और 210 है, लेकिन डेफिनेटली 210 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होना। आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पे पहले साल का इंटरेस्ट कितना? 100 और दूसरे साल का, लास्ट टू लाइंस पढ़ा। फर्स्ट करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट and receive contractual cash flows. Then following treatment will be adopted. अगले पेज पे नहीं जाना आपको, ये लिखा होता है यहाँ पे, following treatment will be adopted। पेन पकड़ लें हाथ में और जहां ये लिखा हुआ था वहां एंट्री शुरू करें। क्या कॉस्ट बेसिस मेजरमेंट वाली स्टोरी पूरी कर दी है हमने 2 लाइनों में? क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का? होल्डिंग एंड रिसीविंग अगर है, और फॉर एग्जांपल कंपनी ने कॉस्ट मेजरमेंट मॉडल चूज कर लिया है, तो आए जरा डेट वाइज 3-4 एंट्रीज दिखाओ। 1 जनवरी 15 एंट्री करवाएं, इशू कर दें, साथ ही हाथ से लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट बाय 1000 रुपीज, 1000 ही। इज इट अ फाइनेंशियल एसेट? व्हाई? इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव। 1 साल गुजार दें जिंदगी का, डबल एंट्री लिखनी नहीं है, सुननी है, लिखनी नहीं है, सुननी है। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब सर ये यकीनन अलग हेड बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, लेकिन इस तरह भी सोचा जा सकता है कि 1000 पहले रिसीवेबल था और अब 1100 रिसीवेबल हो गया, तो क्योंकि अब अगला इंटरेस्ट भी इस पे प्लस करके आना है, किस पे प्लस करके आना है, तो देयरफॉर रादर देन क्रिएटिंग अ सेपरेट हेडिंग, इन्वेस्टमेंट ही डेबिट हो जाती है। एनी कॉन्सेप्चुअल एरर? क्या की बजाय क्या करना है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट में ही रिसीवेबल अब ऐड हो गया, टोटल रिसीवेबल कितना हो गया? 1100, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट लिखे। अलग हेडिंग बनाई जा सकती है, लेकिन उससे ऐसी फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो रादर देन कि हम अलग रिसीवेबल बनाएं, किस में ही कौन सा रिसीवेबल इकट्ठा कर दें? प्रिंसिपल में ही इंटरेस्ट का रिसीवेबल भी इकट्ठा कर दें। जो मैं इसमें कोई नई चीज अगर बताऊंगा तो वो बिल्कुल आपने रिलेट नहीं करनी लीज वगैरह से। लीज में जो बातें हो चुकी हैं वो अपनी जगह, ये अगर स्पेसिफिकली कोई बात मैं कर रहा हूँ तो वो सिर्फ किस हवाले से हो रही है? सिर्फ इसी टॉपिक के हवाले से हो रही है, ठीक है। और ये क्यों हो रही है, इसमें जरा हमारी टाइम सेविंग हो रही है। कोई कंसेप्चुअल कंफ्यूजन? अगला साल एंड करेंगे, बोले एंट्री। हाँ जी, पहले आपने अलग से रिकॉर्ड रख लेना उसी तरह से। इनकम क्रेडिट 110 हो जाएगा,
इन्वेस्टमेंट डेबिट 1 टन। नहीं क्या करें, ठीक है, अच्छा 100 है, सॉरी सर, 100 इन 1 टन सर। ठीक है सर। जी सर, फाइनली 2 साल बाद अगर आपको पैसे मिले तो व्हाट इज द फाइनल डबल एंट्री? कैश डेबिट कितना और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 1000, और 1000 थी यार, बाकी तो इनकम है। डेबिट करते 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 इकट्ठा हो गया था। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज पे आना। नेक्स्ट पेज पे जाए, एंट्रीज लिखी, उसके नीचे लिखा हुआ है एक पॉइंट टू रिमेंबर। अच्छा, ये स्टैंडर्ड शायद अभी बात होगी तो बीच में मैंने बताया था, बहुत ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड है, उसका बड़ा एक माइनर सा पोर्शन आपके सिलेबस में है। बस जितनी चीजों की जरूरत हमने उसी पे फोकस करना है, मीन्स उसे पॉइंट टू रिमेंबर जरा पढ़ा। IFRS 9 में एक वर्ड यूज होता है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड फॉर कॉस्ट मेजरमेंट बेसिस। अब यकीनन अमोर्टाइज कॉस्ट वर्ड क्यों यूज होता है, इसके अंदर भी एक साइंस है, लेकिन दैट साइंस इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस। द ओनली थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज कि अगर मैं कभी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का जिक्र कर दूं, वर्ड बोल दूं, तो आपके ज़हन में क्या आएगा कि मैं कॉस्ट बेसिस मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। एक सेकंड सेंटेंस जरा पढ़ के जरा बोल दो, किसके लिए क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं? तो क्या अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल हो सकता है? लेकिन पिछले पेज पे है, कब हो सकता है? कौन सी दो भाईजान, कौन सी दो भाईजान? तो कॉस्ट मेजरमेंट बेसिस के लिए वर्ड सिंपली यूज्ड एज अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। बाकी बहस अब कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। घर के लिए आज क्या क्या है, अगर वैसे आपने घंटा डेढ़ निकाला तो ये सारा ही खत्म हो सकता है। जितनी चीजें आपने लिख ली हैं, ये लिखने में तो बेतहाशा है, घंटा डेढ़ निकालने की जरूरत है, इसने खत्म हो जाना है। जज़ाकल्लाह सर फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़। तो मेरी तरफ से गुमराही वाली अगर बात आई है तो या अल्लाह तू भी माफ कर दे मौला, और आप भी उसे अपने ज़हन से निकाल दो। यकीनन जो आप कह रहे थे वही सच है। अल्लाह हाफ़िज़।